हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। साथियों, आज के सेशन में हम लोग ज्योफ्री चैसर, उनकी लाइफ और वर्क्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन एक एक एग्जाम पॉइंट के साथ। यानी आने वाले एग्जाम में अगर ज्योफ्री चैसर का ये वाला वीडियो आपने देखा होगा तो पक्का आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो जाकर के लाइव सेक्शन में और वीडियोज के सेक्शन में देख सकते हैं। कोर्स लेने के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है और फटाफट वहां से कोर्स ज्वाइन कर लेने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे ऑफर्स हमारे ऐप पर ही आपको नजर आएंगे, तो जो भी मतलब ऑफर है उसका बेनिफिट लेने के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप को फटाफट इंस्टॉल कीजिए और अपने टीचर बनने के, शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिए। वी आर ऑलवेज विद यू और बहुत सही कंटेंट, अच्छी गाइडेंस के लिए लिटरेचर लवर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो ये नंबर है, इन पर व्हाट्सएप करके या फिर आप कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्लास शुरू करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? ज्योफ्री चैसर की। देखिए, वैसे एक बात आपको बता दूं कि ज्योफ्री चैसर के बारे में बहुत ब्रीफ में कह पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। यस, इट इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाई? देखिए, चैसर इज द मैन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ज्योफ्री चैसर इज द मैन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड चैसर इज द मैन जिनके रिगार्डिंग लॉब्स कहते हैं, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। मीन्स ज्योफ्री चैसर इज अ काइंड ऑफ मैन, इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिन्होंने एक डायलेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया, जिन्होंने एक डायलेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया। द राइटिंग स्टाइल ऑफ ज्योफ्री चैसर दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. In his writing style, if ever you have read Canterbury Tales or any other work, you will find these elements like realism can be seen in his works, irony that can be seen, humor can be seen, humanism can be seen, and you can see the social picture of his time period. So his writing style, that is really marvelous writing style, because आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। चाहे आप इनकी राइटिंग में आयरनी देख लीजिए, ह्यूमर कैन बी सीन इन हिज राइटिंग, आयरनी, ह्यूमर एंड कैरेक्टराइजेशन। ही जस्ट पिक्ड अप हिज कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स, रियलिज्म, ये सारी चीजें गाइस आपको इनकी राइटिंग में मिल जाती हैं और आपको कोई और वर्क नहीं, जस्ट गो थ्रू कैंटरबरी टेल्स. No need to go through the other works. You will found the interesting style of Chaucer. East Midland, it was just a dialect, and by writing on this dialect, Geoffrey Chaucer, he made it just a language. He was born in the year 1343. 1343 is the year when he was born. 1343. एंड गाइज अप्रोक्सीमेटली ये जो ईयर है ना, सो ये अप्रोक्सीमेटली ईयर है 1343, बिकॉज यहां पर सी डॉट आप देख सकते हैं, दैट इज द सिंबल कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। एंड गाइज ही वाज सन ऑफ अ वाइन मर्चेंट, फादर ऑफ ज्योफ्री चैसर वाज अ वाइन मर्चेंट, है ना। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड, क्योंकि जो आपके ज्योफ्री चैसर है, तो ज्योफ्री चैसर का जो टाइम पीरियड है अगर हम इसे देखें, सो ही सर्व्ड द किंग्स, अलग अलग किंग्स जो भी इस टाइम पीरियड के रूलर्स थे उनके अंडर में इन्होंने सर्व किया। मींस ही वाज वर्किंग एज अ पेज, पेज मतलब समझते हो, एज एन अटेंडेंट ये काम करते थे, एंड अंडर द किंग्स जो भी मोनार्क थे उस टाइम पीरियड के। He also worked later on as a courtier and diplomat and custom officer भी हुआ करते थे ज्योफ्री चैसर, जो किंग के बिहाफ में अलग अलग कंट्रीज में। एंड गाइज, बीइंग अ कस्टम ऑफिसर एंड एज वेल एज अ डिप्लोमैट, तो जो ज्योफ्री चैसर थे वो कई जगहों पर जो है वो गए, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे ये विजिट करते थे, है ना। यस, एडवर्ड दी सेकेंड और शायद जो हेनरी दी थर्ड है और
जो है 3 मोनार्क्स के अंडर में इन्होंने काम करा था, एंड द 3 मोनार्क्स, इवन मेरी एक जगह पर नोट है, मैं लेटर ऑन आपको बता देता हूं, है ना। सो ही सर्व्ड अंडर द 3 मोनार्क्स, एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं थोड़े याद आ रहे हैं, ठीक है। इवन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख भी सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं याद है तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, है ना, ठीक है। सो ही विजिटेड द डिफरेंट कंट्री, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो इटली हो, तो क्योंकि फ्रांस और इटली, फ्रेंच और इटालियन इंपैक्ट इन पर बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। On Geoffrey Chaucer, he visited these countries, France and Italy, because he was also a diplomat and was a courtier as well, and as a custom officer. तो ये अलग अलग countries में जो है visit करे. And this is why, guys, we can see the impact of important figure, जो French figure है और या फिर आप कहते हैं Italian figure. तो हमें जो सबसे ज्यादा impact on Geoffrey Chaucer नजर आता है, so the impact of the writers like Petrarch जैसे writers का impact हम देख सकते हैं ना, impact of Dante, impact of Petrarch, 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 and as well as, guys, if you have ever read कैंटरबरी टेल्स बाय जियोफ्री चासर, तो आपको पता होगा कि बोकासियो का भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, BOCCACCIO, बोकासियो का इंपैक्ट भी हमें इनके ऊपर देखने को मिलता है, बिकॉज देयर इज अ वर्क, बोकासियो का जो वर्क है ना, डेकामेरॉन। सो डेकामेरॉन इज द वर्क जो जियोफ्री चासर के कैंटरबरी टेल्स का एक मॉडल है, क्योंकि डेकामेरॉन में 100 टेल्स हैं, एंड जियोफ्री चासर ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट he will compose 100 टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में, सॉरी 120 टेल्स को वो जो है कंपाइल करेंगे, है ना, बाय द डिफरेंट पिलग्रिम्स। वो आगे बात हम लोग करेंगे। जियोफ्री चासर का जो मतलब कह सकते हो कि जो राइटिंग का पैटर्न है वो 3 टाइप का राइटिंग का पैटर्न है, मींस वो 3 तरह से उसमें इंपैक्ट हमें नजर आता है। 3 phases आर देयर ऑफ हिज राइटिंग। तो एक पीरियड है जब वो फ्रेंच राइटिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने, है ना, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच और इटालियन इंपैक्ट कैन बी सीन, फ्रेंच इंपैक्ट कैन बी सीन, एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, है ना, फिर बाद में जो है इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू करा। जियोफ्री चासर वाज द वन हु वाज बरीड एट पोएट्स कॉर्नर। ये जियोफ्री चासर ही है जो फर्स्ट पोएट थे, द फर्स्ट पोएट हु वाज बरीड एट पोएट्स कॉर्नर, दैट इज नोन एज वेस्टमिंस्टर एबी। सो ही डाइड इन द ईयर 1400। 1400 इज द ईयर व्हेन ही डाइड। 1400 ये वो ईयर है जब इनकी जो है डेथ हो जाती है, 1400 के टाइम पीरियड में, है ना, यस। और he was buried at Poets Corner, जिसे हम लोग वेस्टमिंस्टर एबी कहते हैं, और एंड लेटर ऑन गई जो अदर पोएट्स थे तो फिर वहां पर ही उनको बरीड किया गया। Who was the man जिसने इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा? सो ड्राइडन इज द मैन जिन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इन्हें कहते हैं जियोफ्री चासर को, एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है जॉन ड्राइडन है जो इनको कहते हैं। वैसे गाइस जैसे एडमंड डिस्पेंसर है, सो इन्हें कहते हैं वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। तो देखो भाई अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग पोएट्स हैं, इन पर एक बड़ा इंपैक्ट हमें नजर आता है। नाउ गाइस लेट्स बिगिन विद हाउ जियोफ्री चासर ही स्टार्टेड राइटिंग, बिकॉज फ्रेंच इंपैक्ट, इटालियन और इंग्लिश ये तीनों फेजेस हैं इनकी राइटिंग के। इवन ईयर्स आर ऑल्सो देयर कि कब से कब तक फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। तो देखो उस डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, अगर होती तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर देता, है ना, क्योंकि वर्क से क्वेश्चन आते हैं या फिर इनकी लाइफ से, तो जो लाइफ का ब्रीफ पार्ट जरूरी था सो मैंने शेयर कर दिया आपको। बाकी देखो पार्ट बहुत बड़ा होता है, एंड यू नो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें है। ओके, सो गाइज the French impact on Geoffrey Chaucer can be seen, and French impact जो हमें नजर आता है, so that is of French courtly poetry, उसका हमें impact नजर आता है। तो एक इन्होंने जो वर्क लिखा, तो एक वर्क है इनका रोमांस ऑफ द रोज। अच्छा, रोमांस ऑफ द जो रोज नाम का ये वर्क है, तो उसे कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस वन, ये है रोमांस ऑफ द रोज, इस तरह से इसे लिखा गया है, ये फ्रेंच टाइटल है।
और अगर इसे हम देखें तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं रोमांस ऑफ द रोज। ये गाइज एक ट्रांसलेशन वर्क है, ठीक है, यस, रोमन डी ला रोज का ट्रांसलेशन है। और ये जो रोमन ऑफ द रोज ये ओल्ड इंग्लिश है, और इधर अगर आप देखें तो रोमन डी ला रोज ये फ्रेंच टाइटल है जिसको इन्होंने ट्रांसलेशन वर्जन में, यस, रोमन डी ला रोज जो फ्रेंच एक एलेगरी ऑफ लव, मतलब फ्रेंच एलेगरी ऑफ लव है, तो इसी पोयम को इन्होंने लिखा हुआ, मतलब ट्रांसलेट किया हुआ, लिखा नहीं है, बात समझिए, डिफरेंस है लिखने में, ओरिजिनल राइटर ये नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। अगर कोई जानता है हु इज द ओरिजिनल राइटर ऑफ रोमन ऑफ द रोज और रोमन डी ला रोज, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। सो ये वाला वर्क इन्होंने लिखा। सो दिस इज द वर्क ही रोट अंडर फ्रेंच कोर्टली लव पोइट्री और अंडर फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसा वर्क है जो इन्होंने लिखा हुआ है। एक और वर्क है जिसको इन्होंने फ्रेंच इंपैक्ट के, मतलब फ्रेंच इंपैक्ट की वजह से ही लिखा है, एंड दिस इज द बुक ऑफ डचेस। ये बुक ऑफ डचेस नाम का जो वर्क है, दिस इज द वर्क गाइज जो इन्होंने लिखा हुआ है, द बुक ऑफ डचेस, और ये एक एलेजी है, मतलब एलेजाइक नेचर वाली पोयम है, एंड इट वाज कंपोज्ड ऑन डेथ ऑफ वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। जो वाइफ थी जॉन ऑफ गाउंट, ये एक्चुअली में जो जॉन ऑफ गाउंट थे ना, ऐसे लिखते हैं जॉन, मैं सिंपल से लिखे दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पर जाऊंगा तो गड़बड़ ना हो जाए। जॉन ऑफ GOUNT गाउंट, ये जो थे सो ये इनके पैटर्न थे, जॉन ऑफ गाउंट, एंड इनकी जो वाइफ थी डचेस ऑफ लैंकेस्टर, DUCHE, डचेस ऑफ लैंकेस्टर। सो ये जो डचेस ऑफ लैंकेस्टर थी ये इनकी वाइफ थी। सो इनकी डेथ पर इन्होंने लिखा था, जो इनके पैटर्न की वाइफ थी तो उनकी डेथ पर इन्होंने लिखा था, है ना, डचेस ऑफ लैंकेस्टर। ब्लांसे नाम था, BLANCHE ऐसा लिखा जाता है, BLANCHE। तो इन्हीं की डेथ पर जो है इन्होंने, चासर ने ये वाली पोएम लिखा था, द बुक ऑफ डचेस। सो ये फ्रेंच इंपैक्ट था इनकी राइटिंग पर, फ्रेंच कोर्टली पोइट्री एंड एलेग्रिकल पोइट्री, लव पोइट्री का जो इंपैक्ट था। देन जो जेफ्री चासर का सेकेंड पीरियड है, एज आई हैव टोल्ड कि फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड देन इंग्लिश पीरियड। सो नाउ गाइज लेटर ऑन जेफ्री चासर ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। अब ये इटालियन इन्फ्लुएंस इन पर किस किस का था उस चीज को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि इटालियन इंपैक्ट इन पर मतलब किन किन लोगों का था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 2-3 नेम्स, जिनमें से मैंने नाम लिया था किसका, दांते का नाम मैंने लिया था आपसे, और पेट्रार्क का नाम मैंने लिया, एंड देन बोकासियो। प्रीवियस पेज में मैंने ऑलरेडी मेंशन करा था। दांते, पेट्रार्क एंड बोकासियो, ये 3 लोग हैं, दांते, Petrarch, and we have Boccaccio, BOCCACCIO, Boccaccio. So these are the 3 poets जिनके impact के through इन्होंने लिखा। So let's talk about the very first work, House of Fame. There is a work named House of Fame. This is the work, guys. And House of Fame जो है ये इन्होंने अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है। On this one work we can see the impact of Dante. दांते का जो है हमें इम्पैक्ट इसमें नजर आता है। दिस इज द पोएम गाइड जिसमें हमें किसका इंपैक्ट नजर आता है, सो दांते का इंपैक्ट हमें नजर आता है हाउस ऑफ फेम में। वैसे भी दांते आप जानते हो डिवाइन कॉमेडी के लिए फेमस है, सो ये गाइस वो पोएम है। एंड हाउस ऑफ फेम एक ड्रीम विजन वाली पोएम है। कैसी पोएम है? इट्स अ ड्रीम विजन पोएम, ड्रीम विजन वाली पोएम है ना, ठीक है। देन गाइज फिर इसके बाद इन्होंने कुछ और वर्क लिखे, जैसे ट्रोइलस एंड क्रेसिड। ट्रोइलस एंड क्रेसिड की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिड, सो दिस इज द वर्क ही ऑल्सो रोट द वर्क अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। कैसे अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस, इस चीज को आप समझ लीजिए। अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस इनका ये जो वर्क है तो ये इस तरह से है, क्योंकि देखिए
ट्रोइलस एंड क्रेसिड, इसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग ट्रोइलस एंड क्रेसिड, सो बोकासियो का एक वर्क है जिसका नाम है इल फिलोस्ट्रेटो। क्या नाम है? इल फिलोस्ट्रेटो, IL या फिलोस्ट्रेटो बस लिखा रहता है, फिलोस्ट्रेटो। तो ये एक वर्क है जिस वर्क से इंस्पायर्ड होकर के, जियोफ्री चैसर ने ये वर्क लिखा हुआ है, फिलोस्ट्रेटो। तो फिलोस्ट्रेटो नाम का ये जो वर्क है बोकासियो का, सो इससे इंस्पायर होकर के इन्होंने लिखा था ट्रोइलस एंड क्रेसिड। इवन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा नाम का एक और वर्क है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वो एक प्ले है और उसकी स्पेलिंग अलग है, वो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, ये क्रेसिड है, ठीक है। सो ये जो है वही ट्रोजन वॉर वगैरह को लेकर के उसी से इंस्पायर्ड होकर के ये पोएम है। सो दिस इज अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। और इटालियन इन्फ्लुएंस यही नहीं खत्म होता है गाइज, देयर इज अ पोएम नेम्ड कैंटरबरी टेल्स, दो ही रोट इट इन इंग्लिश पेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है बोकासियो के डेकामेरॉन का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। किसमें? डेकामेरॉन। डेकामेरॉन गाइज ये एक ऐसा वर्क है दैट इज द कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स। कितनी टेल्स है उसमें? 100 टेल्स आर देयर इन डेकामेरॉन बाय बोकासियो। और वो जो वर्क है सो उसका इंपैक्ट हमें नजर आता है किसमें? ऑन हिज वेल नोन वर्क एंड दैट इज कैंटरबरी टेल्स। ये जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, सो ऑन कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि इस पर ही ये जो है बेस है। सो द इटालियन इन्फ्लुएंस ऑन कैंटरबरी टेल्स कैन बी सीन। एक वर्क इन्होंने बोस नाम का ये लिखा हुआ है, ये बोस नाम का वर्क है, दिस इज द ट्रांसलेशन वर्क, एंड बोथियस नाम के एक राइटर थे, उनके कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी का ये ट्रांसलेशन वर्जन है। सो ये जो वर्क है तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी इनका एक इटालियन पीरियड का ही मतलब वो है, इटालियन पीरियड से ही मतलब ये वर्क भी आपको नजर आता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये भी इटालियन इंपैक्ट से लिखा गया। तो कुल मिलाकर के देखो, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, कैंटरबरी टेल्स, ट्रोइलस एंड क्रेसिड, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, बोस, ये वर्क ऐसे हैं जो इटालियन इन्फ्लुएंस, मतलब ही रोट अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसके बाद जो मेच्योर पीरियड है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जो मेच्योर पीरियड है मतलब लास्ट इंग्लिश पीरियड, तो इंग्लिश पीरियड में उन्होंने कौन सी ऐसी पोएम्स लिखी हुई हैं, या इंग्लिश पोएम मतलब इंग्लिश पीरियड में जो सबसे मेच्योर पीरियड है उन्होंने इस टाइम पीरियड में क्या किया, ठीक है। यस, तो प्लीज अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अटेंशन अपना और बढ़ा दीजिए, है ना। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये फ्रेंच वाला पार्ट था, ये फ्रेंच है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेंच है, ठीक, ओके। फ्रेंच वाले पार्ट की हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, नो डाउट। इसको भी मैंने बताया कि फ्रेंच इंपैक्ट से इन्होंने लिखा। अब ये जो है इटालियन है इंपैक्ट, ये इटालियन इंपैक्ट है, ये भी इसमें इटालियन इंपैक्ट है, बट इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लाइफ, रियलिज्म, ह्यूमर एंड कैरेक्टराइजेशन दैट कैन बी सीन इन कैंटरबरी टेल्स। देखो, नो डाउट इटालियन इंपैक्ट है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ ये वर्क है। क्या ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है? ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेच्योर पीरियड में इन्होंने लिखा। किसको? कैंटरबरी टेल्स को। और मेच्योर पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आपको नजर आता है, आप अगर सबके ईयर देखें तो देखो 1387 के टाइम पीरियड में ये वर्क, और इसी वजह से ये कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब फिनिश्ड नहीं। लीजेंड ऑफ गुड वुमन, तो ये जो है मेच्योर पीरियड यानी इंग्लिश पीरियड में लिखा, ये भी मेच्योर पीरियड यानी इंग्लिश पीरियड में लिखा। इंपैक्ट इसमें इटालियन इंपैक्ट है, क्यों? बोकासियो के डेकामेरॉन का इंपैक्ट हमें नजर आता है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें इंग्लिश और इटालियन दोनों का एक मिक्सचर हम लोग देख सकते हैं, और इंग्लिश पीरियड यानी सबसे मेच्योर पीरियड यही है। सो देखो, कैंटरबरी टेल्स और इसके अलावा लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये दो ऐसे वर्क है जो इन्होंने अपने मेच्योर पीरियड में लिखा हुआ है। एंड ऑन दीज वर्क्स यू पीपल कैन सी द इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश लाइफ, रियलिज्म, कैरेक्टराइजेशन, ह्यूमर, सारी चीजें यानी इंग्लिश सोसाइटी के बारे में कैंटरबरी टेल्स तो डेफिनेटली है।
अब वैसे इनका प्लान तो था भाई कैंटरबरी टेल्स में कि 120 टेल्स लिखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर 24 टेल्स जो हैं और उनमें से भी इनकम्प्लीट हैं कुछ। और ये जो पोएम है हेरोइक कपलेट में इन्होंने लिखा हुआ है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस के मीडियम से इन्होंने लिखा हुआ है ये पोएम, है ना। अब जैसे इनकी कुछ पोएम्स है, पार्लियामेंट ऑफ ये जो है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है। सो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये एक ऐसी पोएम है जिसमें, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि ज्योफ्री चासर वाज द वन जो राइम रॉयल का यूज करते हैं। राइम रॉयल मतलब कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने ये जो है हेरोइक कपलेट के पैटर्न को दिया। हेरोइक कपलेट का पैटर्न जो है पहले से ही उन्होंने दे रखा था। इसके अलावा आपको ये पता ही है कि ये जो है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन राइम रॉयल में भी इन्होंने लिखा। राइम रॉयल लेटर ऑन जो है कई सारे लेटर पोएट्स को राइम रॉयल बहुत पसंद आई। राइम रॉयल इवन आपको पता ही होगा कि 7 लाइन स्टैंजा होता है राइम रॉयल। एंड जो जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड के थे उनको भी ये काफी ज्यादा, मतलब वो भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुई है इनसे, और उन्होंने खुद लिखा हुआ है इसको, मतलब राइम रॉयल को खुद ही यूज करा हुआ है, मेरा कहने का ये मतलब था। सो ये इतने वर्क हैं ज्योफ्री चासर के, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के पॉइंट्स इनसे बनते हैं। जहां तक अगर मैं बात करूं कैंटरबरी टेल्स की, तो टारगेट तो था 120 टेल्स लिखने का, 24 ओनली लिख पाए। ये पोयम 29 पिलग्रिम्स प्लस एक नैरेटर है और एक इसमें जो है जज है। टोटल 31 पीपल है, 21 पिलग्रिम्स हैं इसमें से, है ना, ठीक है। और ये सारे जो पिलग्रिम्स थे ये टबर्ड इन पर मिलते हैं और मिलने के बाद जा रहे होते हैं, वो विजिट करने जा रहे होते हैं श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। सेंट थॉमस बेकेट के बारे में आपने मर्डर इन द कैथीड्रल टीएस एलियट के वर्क को अगर पढ़ा है तो उसमें जानते होंगे आप, ठीक है। दिस इज द वर्क गाइज, कैंटरबरी टेल्स, दैट इज द पेन पिक्चर ऑफ मिडीवल इंग्लिश सोसाइटी। विच काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज देयर, क्या कर रहे थे वो लोग, वो सारी चीजें आपको यहां पर नजर आती है। वो सारी चीजें आपको यहां नजर आती हैं, डेफिनेटली नजर आती हैं, नो डाउट गाइज। मिडीवल लाइफ की एक कंप्लीट जो है इन्होंने पेन पिक्चर यहां पर दी हुई है, ठीक है। सो ज्योफ्री चासर के बारे में ये बहुत ब्रीफ में था, बहुत ही ब्रीफ में था ये कह दीजिए। और जैसे कैंटरबरी टेल्स की जो पहली कहानी है ना, जिसका जो नाइट्स टेल है, सो नाइट्स टेल उसकी भी इंस्पिरेशन आप जानते हैं कहां से आती है। जो वर्क आप देखते हैं ना ट्रोइलेस, जो वर्क आपने देखा कि वो इसके लिए मतलब ट्रोइलेस एंड क्रेशिड जो वर्क लिखा इन्होंने, इल फिलिस्ट्रेटो, है ना। सो इल फिलिस्ट्रेटो ही इनके कैंटरबरी टेल्स की जो पहली कहानी है, तो उस पर भी वही इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। सो ये ज्योफ्री चासर के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा नहीं। एक दो इंफॉर्मेशन जो मैं चाहूंगा आपसे, मैं शुरू में ही कह चुका हूं ऑलरेडी कि आपको कुछ आंसर करने हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन कौन से वो किंग थे जिनके अंडर इन्होंने सर्व करा था, या कौन से वो किंग थे जिनके टाइम पीरियड में ज्योफ्री चासर थे। कौन सी वो पोएम है जिसमें इन्होंने हेरोइक कपलेट को पहली बार यूज करा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी वो पोएम है जिसमें इन्होंने राइम रॉयल को यूज करा हुआ है, राइम रॉयल को यूज करा है। कौन सी वो पोएम है जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी मैंने बहुत ही ब्रीफ में ज्योफ्री चासर को पूरा करने की कोशिश की है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मिलते रहिएगा मुझसे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा डेफिनेटली। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सीधे लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए और आप कोर्स को लीजिए और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल मतलब सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा लिटरेचर लवर्स ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।